नमस्कार, मैं आपका साहित्यिक मित्र अरविंद प्रकृति प्रेमी आपका अपने YouTube चैनल प्रकृति प्रेमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज उदंकार में प्रस्तुत है स्त्री विमर्श यानी नारीवाद। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फेमिनिज्म। स्त्री विमर्श नारीवाद यानी फेमिनिज्म की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द फीमेल से हुई है। इसका अर्थ है स्त्री या स्त्री संबंधी। स्वाभाविक रूप से यह शब्द एक ऐसे आंदोलन को निर्दिष्ट करता है जो कि स्त्रियों के हितों की रक्षा करता है। इस आंदोलन का मानना है कि प्राचीन काल से स्त्रियों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। इसके कारण से वे समाज में अपनी भूमिका निभाने में काफी हद तक असमर्थ रही हैं। हमारे देश में तथा अन्य देशों में भी पहले से ही समाज पुरुष प्रधान रहा है। स्त्रियों को दासी समझा जाता था और उसे पुरुष के समान अधिकारों से वंचित रखा गया था। स्त्री विमर्श के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर हरदयाल ने लिखा है, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के प्रारंभ के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्त्री विमर्श 20वीं सदी की देन है। कुछ इसका प्रारंभ फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बुआ की पुस्तक 1949 के प्रकाशन वर्ष से तथा कुछ मैरी एलन की पुस्तक थिंकिंग अबाउट वीमन के प्रकाशन वर्ष से मानते हैं। ये मानना उचित नहीं है क्योंकि 20वीं सदी में इससे पहले भी स्त्री की अलग पहचान, उसके स्वतंत्र अस्तित्व और उसके अधिकारों की समस्याओं को उठाया जाने लगा था। उदाहरण के लिए वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक ए रूम ऑफ वंस ओन यानी अपना निजी कक्ष सन 1929 में लिखा था, व्हाइट हॉल के पास से गुजरती हुई किसी भी महिला को अपने स्त्रीत्व का बोध होते ही अपनी चेतना में अचानक उत्पन्न होने वाली दरार को लेकर आश्चर्य होता है कि मानव सभ्यता की सहज उत्तराधिकारिणी होने पर वह इसके बाहर परकीय और आलोचक कैसे हो गई। इस पुस्तक ने यूरोप और अमेरिका के स्त्री विमर्श को ही नहीं बल्कि भारतीय स्त्री विमर्श को भी प्रभावित किया है। हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका प्रभा खेतान उपनिवेश में स्त्री साल 2003 इसी पुस्तक से प्रभावित हुई और सिमोन द बुआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स से भी। यूरोप और अमेरिका में 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इस आंदोलन ने खूब जोर पकड़ा। मोनिका विटिंग, काटे मिलेट, जूलिया क्रिस्टीवा, हेलेन सेक्सस, एलेन मोआर्स, एलेन सोवाल्टर, एंजेला कार्टर, मेरी जेकोवर्स आदि अनेक नारीवादी लेखिकाओं की पुस्तकें प्रकाशित हुई। हिंदी में नारी विमर्श ने 20वीं शताब्दी के अंत में जोर पकड़ा और अनेक लेखिकाएं इसमें सम्मिलित हुई हैं। हिंदी में नारी विमर्श की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, बाधाओं की बात नहीं औरत, महाजन साल 2011, स्त्री सरोकार आशारानी बेहोरा साल 2002, हम सभ्य औरतें मनीषा 2002, स्त्रीत्व विमर्श साहित्य और समाज क्षमा शर्मा साल 2002, स्वागत है बेटी विवाह देवसरे 2002, स्त्री घोष कुमुद शर्मा साल 2002, औरतों के लिए औरत नारिसा शर्मा साल 2003, खुली खिड़कियां मैत्रेयी पुष्पा सन 2003, उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान साल 2003, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन साल 2003 आदि हैं। वास्तव में हुआ यह कि आधुनिक काल में आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में जो तीव्र परिवर्तन हुए उन्होंने समाज की स्थिरता को बाधित किया और पारंपरिक मूल्य व्यवस्था खंडित हुई। इसके फलस्वरूप बृहद समाज के बदले छोटे छोटे सामाजिक समूह और व्यक्तियों का महत्व बढ़ा और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अलग पहचान और महत्व मनवाने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार पश्चिम में स्त्री विमर्शकों ने नए साहित्यिक मूल्यों को विकसित करने का प्रयास किया, उस रूप में हिंदी में नहीं किया गया। हिंदी में संभवतः सुमन राजे की पुस्तक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों के स्तर पर स्त्री विमर्श को सक्रिय देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक के 11वें पृष्ठ पर अनुभव किया है, पुरुष इतिहासकारों ने महिला रचनाकारों के साथ बहुत अन्याय किया।
वह अन्याय उदासीनता के चलते हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। यह अन्याय विमुख रहकर किया गया है। इसका प्रतिकार करने के लिए ही स्त्रियों के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने यह साहित्य का इतिहास लिखा। लेकिन विडंबना यह है कि सुमन राजे यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी पुस्तक स्त्री विमर्श की पुस्तक है। आधा इतिहास स्त्री विमर्श की पुस्तक नहीं है, यह साहित्य का इतिहास है, लेकिन आधा। पश्चिम में भी नारीवादी साहित्य शास्त्र लिखने की प्रेरणा पुरुषों से ही मिली है। फ्रांसीसी और अमेरिकी नारीवादियों ने साहित्य भाषा का विशेष विवेचन और अपने निष्कर्ष निकाले, जिसका सार जूलिया क्रिस्टीवा के इस वाक्यांश में समाहित है। पितृसत्तात्मक भाषिक संरचना में स्त्रीत्व ही वह सब कुछ है जिसे दबाया गया है। जिस मानव सभ्यता ने स्त्री और पुरुष की गुणात्मक भिन्नता को जन्म दिया, वह पितृसत्तात्मक मानव सभ्यता है। इस मानव सभ्यता में पिता शासक या नियंता होता है। नारीवादियों का मानना है कि पितृसत्ता घर, राज्य, धर्म संस्थानों, कानून, शिक्षा संस्थानों, कर्मस्थलों या अन्य सांस्कृतिक संस्थानों आदि में सर्वत्र सक्रिय हैं। यहाँ तक कि स्वयं स्त्रियां भी सक्रिय हैं, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री भी उन मूल्यों को आत्मसात कर लेती हैं जो उपयुक्त सत्ता संस्थानों के द्वारा उनके सामने परोसे जाते हैं। आवश्यकता है कि साहित्य के पाठ को नारीवादी दृष्टि से पढ़ा और समझा जाए। नारी द्वारा रचित साहित्य नारीवादी दृष्टि से विवेचित और विश्लेषित किया होना चाहिए। इसलिए नारीवादी समीक्षा दृष्टि अथवा पूर्व निर्मित प्रतिमानों को अस्वीकार करती है। नारी लेखिकाओं में मीरा, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, शिवानी, उषा, प्रियनवदा, मैत्री, पुष्पा, मनु भंडारी, मृणाल पांडे आदि के लेखन में नारीत्व का गुण तो रहा ही है। साथ ही शिल्प, संरचना, भाषा, बिंब, प्रतीक, भाव और विचारधारा की दृष्टि से एक विशिष्टता होगी जिसे नारीवादी समीक्षक ही अच्छे ढंग से रेखांकित कर सकेगा, क्योंकि शारीरिक संरचना के आधार पर नारी पुरुषों से भिन्न होती है। इसलिए नारीवादी समीक्षकों की मान्यता है कि स्त्री रचनाकार अपनी रचनाओं में देह बिंबों का अधिक प्रयोग करती हैं। कृष्णा सोबती, मृणाल पांडे, प्रियनवदा आदि की रचनाओं में देह भाषा का प्रयोग काफी अधिक हुआ है। देह भाषा का अधिक और अनियंत्रित प्रयोग रचना के सौंदर्य शास्त्र का विकास नहीं करता। नारीवादी समीक्षक लेखिका की देह भाषा के प्रयोग पर उतना बल नहीं देता जितना पाठ की देह पर देता है। पर यहाँ पर सवाल उठता है कि देह भाषा संबंधी बिंबात्मकता क्या पुरुष रचनाकारों में नहीं होती? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि पुरुष रचनाकारों में भी देह भाषा संबंधी बिंबात्मकता होती है। उदाहरण के लिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को लिया जा सकता है। इस रचना की पंक्ति है, रसमाती भटकती उंगलियों का संचरण त्वचा पर नारी के शारीरिक स्पर्श का बिंब उभारती है। स्त्री विमर्श, नारी सशक्तिकरण जैसी अवधारणाएं उत्तर आधुनिकता के ही बाई प्रोडक्ट हैं। इस स्त्रीत्व को उभारना, पितृसत्तात्मक भाषिक संरचना को बदलना और पठित पाठों का पुनर्पाठ तथा उपपाठों का पुनराविष्कार ही साहित्य क्षेत्र में स्त्री विमर्श है। जीवन और साहित्य के क्षेत्र में स्त्री विमर्श नई दृष्टि है या निसंदेह विचारोत्तेजक है। या साहित्य सृजन और इसके विवेचन मूल्यांकन को किस सीमा तक और किस रूप में प्रभावित करती है या अभी भी देखने की प्रतीक्षा ही है। तो मित्रों, आज के लिए इस उदंकार में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नए उदंकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।